जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। जैसा कि हम लोग आज की क्लास में आज का लेक्चर में बिहार से संबंधित बिहार से संबंधित हम लोग बहुत कुछ बात करेंगे। क्या क्या बात करेंगे? बिहार में हम लोग पढ़ेंगे अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र क्या हुआ करता है? अपवाह तंत्र मतलब कि इसमें हम लोग नदी पढ़ेंगे। बिहार की नदियाँ, बिहार की नदी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किसके बारे में? बिहार की नदियाँ के बारे में। और बिहार में ही हम लोग बिहार के जल प्रपात के बारे में बात करेंगे। जल प्रपात के बारे में बात करेंगे। बिहार में कितना झील है, इस झील के बारे में बात करेंगे। बिहार में नदी जोड़ो योजना कितना है, कौन कौन सा नदी जोड़ो योजना है, इस सब के बारे में बात करेंगे। नदी जोड़ो योजना सब के बारे में बात करेंगे। कुल मिला के इसमें हम लोग अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। अपवाह में बिहार की नदी पढ़ेंगे, कितना नदी है। बिहार को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, एक दक्षिण बिहार और एक हम लोग उत्तरी बिहार में बात करेंगे, है ना जी। अब आगे हम जल प्रपात के बारे में बात करेंगे, झील के बारे में बात करेंगे, यहाँ भारत जोड़ो योजना, नदी जोड़ो योजना के बारे में बात करेंगे, है ना। कुंड के बारे में बात करेंगे। संपूर्ण पूरा बिहार का हम लोग देखते हैं। चलिए, जिसमें पहला अध्याय फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं। अध्याय फर्स्ट में क्या लिखा गया है कि अपवाह तंत्र। क्या लिखा गया? अपवाह तंत्र। चलिए हम लोग पेंसिल चेंज कर लेते हैं। अपवाह तंत्र के बारे में अध्याय वन में तो अपवाह तंत्र क्या हुआ करता है हम लोग देखते हैं। अब पहली बात की चीज़ ये देखने से पहले हम लोग बात करते हैं कि बिहार में जो चीज़ की भी अब तैयारी करते हैं, जैसे बीएसएससी, आपको बिहार पुलिस, आपको दरोगा, बिहार से संबंधित जो भी चीज़ की तैयारी करते हैं, जिसमें बिहार के सवाल आती है, तो वहाँ से आपको नदी से यहाँ इस चैप्टर से आपको कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आते हैं हम लोग पहला चीज़ अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या हुआ करता है अपवाह तंत्र? तो लिखा गया है कि अपवाह तंत्र किसी नदी तथा उसकी सहायक नदी धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की व्यवस्था को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र बोलते हैं। ये क्या बोल रहा है कि किसी नदी तथा उसके सहायक नदी धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की व्यवस्था को ही क्या बोलते हैं? तो अपवाह तंत्र। ठीक है, आगे लिखा गया है कि विश्व की अधिकांश सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ है और वर्तमान में भी किसी भी देश का आर्थिक विकास इनका योगदान देता है नदी। जैसे सभ्यता के बारे में बात करते हैं, जैसे सिंधु सभ्यता और बहुत सभ्यता को, वैदिक सभ्यता, ये आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के किनारे ही बसा हुआ थे, जिसमें आपको किसी देश के आर्थिक विकास में इनका योगदान, विशेष योगदान रहता है अपवाह तंत्र में। इसके साथ साथ बात करते हैं कि इसके सदुपयोग तथा जल संरक्षण से न केवल बाढ़ एवं सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं का स्थानीय समाधान खोजा जा सकता है, बल्कि जल संकट से भी बचाया जा सकता है अपवाह तंत्र से। जैसे मान लीजिए कि जिस क्षेत्र में आपको अकाल आ रहा है, जल संकट है, और एक तरफ आपको अकाल जल संकट नहीं है, तो यहाँ के जल को यहाँ हम ला सकते हैं। ये आपके बारे में बात कर रहा है। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आइए हम लोग इधर देखते हैं। बिहार के अपवाह तंत्र का आधार गंगा नदी है। गंगा नदी अभी थोड़ा सा आगे देखते हैं, फिगर के माध्यम से देखेंगे। बिहार का अपवाह तंत्र का आधार कौन सा नदी है? तो गंगा नदी है। बिहार के धरातलीय स्वरूप को विकसित करने में गंगा और उसकी सहायक नदियों का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। समझ में आया यहाँ तक? मतलब गंगा और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है सहायक नदियों को। अगली पॉइंट, नदियों को उद्गम क्षेत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो वर्गों में बांटते हैं। कौन कौन सा वर्ग में बांटते हैं? एक आपको उत्तरी बिहार की नदियाँ और एक आपको क्या? दक्षिणी बिहार की नदियाँ। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। कुछ देर पहले लोग उत्तर बिहार में कितने नदी है और कौन कौन नदी है, चलिए बिहार का लोग फिगर देखते हैं। ये देखिए आपका ये बिहार है। चलिए बिहार अब दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं।
आपका ये बिहार, चलिए मान लिया छोटा कर दी, ये आपका बिहार है। तो बिहार में बोल रहा है, बिहार में कि ये देखिए ये जो दिख रहा है इसे ना, ये आपको गंगा नदी है। गंगा नदी दो, बिहार को आपको ये बिहार जो दिख रहा है, बिहार को दो भागों में, बिहार के दो भागों में देखिए ऐसे से बिहार है। लाइन जिससे हम खींच रहे हैं ना, देखेंगे ध्यान से, ये आपका क्या है, बिहार है। ये आपका क्या है, बिहार है। एक लाइन दिख रहा है यहाँ पर, तो जैसे जैसे आपको लाइन खींच रहे वो आपका बिहार है। तो देखेंगे कि ये जो आपको दिख रहा है रेखा, ये जो दिख रहा है ये आपको गंगा नदी है। तो गंगा नदी से इधर वाला भाग को उत्तरी बिहार बोलते हैं, जबकि नीचे वाला भाग को दक्षिणी बिहार बोलते हैं। तो पहले हम लोग बिहार के नदी के बारे में देखने जा रहे हैं। तो बिहार के हम लोग उत्तरी नदी को देखते हैं, फिर क्या करते हैं, दक्षिण नदी को देखते हैं। यहाँ तक देखने में कोई परेशानी, बोलिए कोई परेशानी यहाँ तक ला है, बोल सकते हैं आप कमेंट करके, कोई परेशानी यहाँ तक ला है? नहीं। तो आइए हम लोग उत्तरी बिहार की नदी के बारे में देखते हैं, क्या है उत्तरी बिहार की नदी। चलिए उत्तरी बिहार की नदी को हम लोग बेहतर से समझते हैं। कलर आपको ठीक लग रहा है ना, कि पेंसिल कलर चेंज कर दें? चलिए पेंसिल कलर हम लोग रेड ही रखते हैं, ये रेड इसमें पसंद आ जाएगा। चलिए पसंद आ रहा है। आइए हम लोग उत्तरी बिहार की नदी के बारे में देखते हैं। उत्तरी बिहार में प्रवाहित होने वाली सभी नदियाँ हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलती है, ये बात सही है। जैसे आपका ये बिहार है, अगर बिहार के इधर जो क्षेत्र मिलता है नेपाल के ऊपर हिमालय नदी है। उत्तरी बिहार में जितनी नदी आती है वो हिमालय से ही निकल के आती है। किससे निकल के आती है? हिमालय से ही निकल के आती है। आइए थोड़ा बहुत पहले देख लेते हैं क्या क्या है ऐसे। देखिए आपको ये नदी जो दिख रहा है, ये गंगा नदी है, दिख गया। गंगा नदी में आपको सहायक उत्तरी बिहार से कौन कौन नदी आया है? देखिए गंडक नदी भी, घाघरा नदी भी आया उत्तरी बिहार से। गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, करचा नदी, और आपको कोसी नदी, मेची नदी, आपको महानंदा नदी, धूरी नदी, ये सब पूरा का पूरा उत्तरी बिहार में देखने को मिल रहा है। जो आके कहाँ गिर गए हैं? गंगा में गिर गए हैं। गंगा में, यही गंगा है जो बिहार के दो भागों में बांटती है। वही दक्षिण से देखते हैं, दक्षिण से नदी देखते हैं तो कर्मनाशा आपको मिल गया, सोन नदी मिल गया। सोन नदी जो औरंगाबाद जिला के पास है, सोन नदी और रोहतास औरंगाबाद को विभाजित करती है। वही पुनपुन नदी है जो आके कहाँ मिलती है? पटना फतुहा में बात करेंगे। निरंजना, आगे चल के उसको फल्गु बोला जाता है। मोहना नदी, घाघर नदी, सकरी नदी, किउल नदी, बदुआ नदी, ये सब आपको नदी झारखंड की तरफ से आती है। इधर नीचे आपको झारखंड है, ये जो क्षेत्र में नीचे झारखंड है। जबकि ऊपर जो है उत्तरी बिहार में वो आपको नेपाल से, हिमालय वाले क्षेत्र से नदी आके गिरती है। ये आपको बिहार की नदी है। अब यही सब नदी को बारी बारी से हम लोग पहले उत्तरी बिहार की नदी को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। जैसे घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके मिलती है, बूढ़ी गंडक क्या योगदान होता है बिहार में, गंडक का क्या योगदान है, बागमती का क्या योगदान है, अब कोसी नदी का क्या योगदान है। कोसी नदी जो है, कोसी नदी को बोलते हैं बंगाल, बिहार का शोक बोला जाता है। क्यों शोक बोला जाता है, ये सब हम लोग बारी बारी से देखते हैं। चलिए आते हैं उत्तरी बिहार की नदियाँ। उत्तरी बिहार की नदियों में लिखा गया है, उत्तरी बिहार में प्रवाहित होने वाली सभी नदियाँ हिमालय के पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसमें घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानदी आदि प्रमुख नदी है। जैसे इधर से बताया ना कि कौन कौन नदी है, ये पूरा सब के सारा नदियों का नाम ही धर दिया गया। कोई दिक्कत? ये मैप को बार बार हम लोग रिपीट करेंगे। आइए आगे देखते हैं। ये नदियाँ बिहार के मैदानी भागों से प्रवाहित होती है। बिहार के मैदानी भाग से, बिहार जो है, बिहार नेपाल से निकलती है, लेकिन बिहार से मैदानी भाग से होते हुए कहाँ प्रवेश करती है? गंगा में प्रवेश करती है। प्रवेश करती हुई बिहार के लगभग मध्य भागों से प्रवाहित होने वाली गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ये बात करें ना कि बिहार से मध्य से होने वाली जो गंगा नदी है, इसमें अगर सब नदी आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। थोड़ा सा और बढ़ा मोटा कर लेते हैं, देखते हैं अब ठीक है। आइए यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा गया है। आगे लिख रहा है कि हिमालय से प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियाँ सततवाहिनी हैं। सततवाहिनी कहने का मतलब कि जिन्हें वर्षा ऋतु में वर्षा से
तथा ग्रीष्म ऋतु में परिवर्तन ग्रीष्म में होती है। हिमनदों के ही पिघलने से होते हैं। कहने का मतलब है ना कि ये जो आपका नदी है ये सतत वाली मतलब कि सातों दिन में हर टाइम बहने वाला नदी है। कहो कि वहाँ बर्फीला क्षेत्र है, बर्फीला पिघलेगा जिन्हें वर्षा ऋतु में वर्षा से तथा ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय क्षेत्रों के हिमनद मतलब हिमालय को पिघलने से जल के प्राप्त होती है। यहाँ पर कि हरदम आपको पानी बहते रहती है। इसमें कौन कौन नदी है तो घाघरा, गंडक, कर्मनाशा, बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रवेश यहाँ बोल रहा है, ध्यान से समझेंगे पहले देखेंगे। ये आपको चार तीन नदी है जो ना कौन कौन घाघरा, गंडक, कर्मनाशा नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश का मध्य सीमा बनाती है। जैसे आइए मैप में आते हैं, देखिए आपको कर्मनाशा यानी लिखा गया है, घाघर यानी लिखा गया है, गंडक यानी लिखा गया है। ये जो ई है आपको उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, क्या है इधर उत्तर प्रदेश है। तो ये तीन नदी है बिहार और उत्तर के बीच में मध्य सीमा बनाती है। यही आपको यहाँ पर कहना चाहती थी, है ना। आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने गंगा के बारे में, गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं। गंगा नदी को अच्छे से समझेंगे क्या है गंगा नदी। चलिए गंगा नदी देश की सबसे प्रमुख एवं पवित्र नदी है, बात तो सही है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान पर स्थित गंगोत्री हिमनद मतलब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जो गंगा की कुल लंबाई कितना है 2525। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है ना। और वो 2525 कहाँ से लेकर तो उत्तराखंड से लेकर आपको बंगाल की खाड़ी तक 2525 मिलता है। जिसमें बिहार में कितना है बात करेंगे। चलिए यहाँ तक समझने में कोई परेशानी। आगे बोल रहा है यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं। आगे बोलता है कि यह चौसा मतलब बक्सर जिला के निकट बिहार में प्रवेश करती है। चौसा कहाँ पर है जी, देखिए ये देखिए यही चौसा है, ये देखिए चौसा दिख रहा है, चौसा जिला यहाँ बक्सर के निकट ही चौसा में प्रवेश करती है, बिहार में प्रवेश करती है। यदि यह नदी बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। जो बिहार में इनकी कुल लंबाई कितना है 445 बिहार में है। टोटल कितना है, टोटल आपको है 2525, जिसमें बिहार में कितना है आपको तो बिहार में 445 है। बिहार में 445 है। चलो पेंसिल हम चेंज कर लेते हैं, बिहार में 445 है। तथा प्रवाह क्षेत्र 15,165 वर्ग किलोमीटर में है। कितना है 15,165 वर्ग किलोमीटर में। आपसे सवाल पूछता है कि बिहार में कुल इसकी लंबाई कितना है 445 है, जो जिसका प्रवाह कितना है प्रवाह क्षेत्र है तो 15,165 वर्ग किलोमीटर में। बिहार अगली पॉइंट कि बिहार में गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलने वाले प्रमुख नदी, बिहार जो है बिहार में ये बात कर रहा है कि बिहार में जो उत्तर से मिलने वाले हैं प्रमुख नदी इसके बारे में बात कर रहा है। तो कौन कौन है तो घाघर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानदी आदि। तथा दक्षिण भारत से कौन कौन नदी मिलते हैं दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदी बिहार के, भारत में बिहार के प्रमुख नदी कौन कौन है कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, हरोहर, किउल, फल्गु। ये सब आपको गंगा में जाके मिलती है। तो आप गंगा में मिलने वाले कुल कितना है ये आप कुल संख्या गिन के आप यहाँ पे मैसेज करके बताएंगे कुल कितना नदी है जो आपको गंगा में मिलती है। कोई दिक्कत। आइए थोड़ा सा आगे आते नीचे आते हैं। बोल रहा है कि बिहार में गंगा नदी का ढाल बहुत मंद है मतलब गहरा टप है, ढलान है। इसलिए वर्षा के दिनों में प्रतिवर्ष बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मतलब ढलान ज़्यादा है तो पानी स्पीड से गिरेगा तो क्या होता है कि बाढ़ आते जाता रहता है। गंगा और उसकी दिशाओं से मिलने वाली आगे देखते हैं मिलने वाली अन्य सहायक नदियों से उत्तरी बिहार का मैदान बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित रहती है। देखिए ढलान के कारण ही क्या होता है ना कि गंगा में जो सहायक नदी मिलते हैं आकर उससे क्या होते हैं कि उत्तर बिहार में के मैदान में बाढ़ बार बार रहता है। जैसे कोसी नदी है, कोसी नदी का क्षेत्र क्या है कभी घटेगा, जैसे मान लीजिए कितना है पानी बह रहा है कोसी नदी के तो अगला बार आता है तो पानी बढ़ा देता है, एरिया बढ़ा देता है, तो बढ़ाता है तो अगल बगल क्या होगा बाढ़ तो आएगा। ये जो बोला जाता है कोसी नदी को कि बिहार का शोक बोला जाता है। शोक मतलब खतरनाक नदी है। आइए अगली पॉइंट क्या बोलता है
कि गंगा नदी बिहार से झारखंड के साहेबगंज जिले से साहेबगंज जिले के साथ सीमा रेखा बनाती है। मतलब कि बिहार है और झारखंड है, इसके बीच में पार होता है, तो साहेबगंज जिला है। बिहार से झारखंड के साहेबगंज जिला के साथ सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवेश कर जाती है। पश्चिम बंगाल राज्य में आपको क्या कर देती है, प्रवेश कर जाती है। जैसे ये आपका यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि बिहार है, यहीं पर आपको ऐसे होते हुए ऐसे होते तो झारखंड है। अब एक बगल में क्या है, तो पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ जो है ना, इसे बिहार ऐसे से पार करती है, यहाँ पर पार कर, इतना ऊपर तक नहीं, नीचे तक है, तो पार करती है। तो यहाँ से आप पार करते तो कौन सा झारखंड के जिला मिलता है, तो साहेबगंज। कौन सा जिला मिलता है, साहेबगंज होते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक। बिहार में गंगा नदी यातायात एवं व्यापार के लिए उत्तम साधन प्रदान करती है। बिहार में जैसे बिहार से आपको ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल करना है, तो गंगा नदी के सहारे से आप क्या करते हैं, चले जाते हैं। क्योंकि यह देखिए बोल रहा है कि सहायता उत्तम साधन प्रदान करती है, क्योंकि यह राज्य के सभी भागों से नौकागम्य है। मतलब सभी मतलब अगल बगल जितना भाग है ना बिहार के, वो सभी भाग उससे जुड़े हुए रहते हैं, तो आपको आसान नज़दीक पड़ जाते हैं व्यापार करने में, है ना। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी क्या लिखा है कि गंगा नदी के किनारे स्थित बिहार के प्रमुख जिले के बारे में बात कर रहे हैं। गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा जिला है, तो देखिए गंगा नदी के किनारे कौन कौन जिला है। जैसे आपका बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, खगड़िया है, मुंगेर है, भागलपुर है और कटिहार है। तो कुल कितने नदी हो गया, गिन लीजिए। आपको कुल अब कितने गिर गया, तो 11। एक और नदी है जिसको नाम बोलते हैं अजय है, कुल मिलाकर 12 को दे देता है, लेकिन इसमें 11 को दिया गया है। एक अजय भी नदी है जो इसमें गिरती है। तो आपको यही गंगा नदी के किनारे बसने वाला बिहार का जिला है। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला। आइए अब गंगा नदी के बाद हम लोग आते हैं घाघरा नदी के बारे में डिटेल समझते हैं। तो गंगा नदी के बारे में जो बिहार से जो सवाल आती है यही है ना। आइए घाघरा नदी के बारे में देखते हैं। तो घाघरा नदी की उत्पत्ति तिब्बत में मामचा चुंगा हिमनद से होती है। मतलब कि मामचा चुंगो जो ग्लेशियर है, वहाँ से इसका निर्माण होती है। इसे नेपाल में करनाली तथा उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मामचा चुंगू हिमनद से जब निकलती है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए मैप में देख लीजिए, इसके नदी के बारे में बात कर रहे हैं। ये नदी से होते हुए नेपाल से निकलते थे। नेपाल से आती है तो पहले आती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से कहाँ आती है, बिहार में। तो उत्तर प्रदेश से बिहार में आती है, तो बिहार उत्तर प्रदेश इसे नेपाल में करनाली के नाम से जाना जाता है, तथा वही उत्तर प्रदेश में आएगा भारत में तो इसको सरयू के नाम से बोला जाता है। और बिहार में क्या बोला जाता है, तो घाघर के नाम से बोला जाता है। यानी कि एक नदी को 3 नाम से जाना जाता है। देखिए अगले पॉइंट क्या लिखा गया है, सरयू के नाम से भी जाने जाते हैं। अयोध्या उत्तर प्रदेश सरयू नदी के किनारे स्थित और प्रमुख धार्मिक स्थल है। जैसे अभी राम का जो मंदिर बनाया अयोध्या, तो अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो सरयू नदी को कितने नाम से जान गए, एक घाघर नदी बोल गए, करनाली भी बोल दिए, सरयू बोल दिए। सरयू बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि घाघर बोलते हैं बिहार में, और करनाली कहाँ बोलते हैं, तो नेपाल में बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आए। चलिए आगे लिखते हैं। आगे क्या लिखा गया है कि राप्ती इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अच्छा पूछे घाघर की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो राप्ती है, जो बरहज के निकट इसमें मिल जाती है। घाघर नदी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के सीमा ध्यान करती है। देखिए ये जो है ना घाघर नदी, यहाँ से ऐसे बॉर्डर बनता है, बॉर्डर से यहाँ से आता बॉर्डर बन रहा है, यहाँ तक ना, यहाँ तक जो बॉर्डर बन रही है, कहाँ तक देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो बॉर्डर बन रहा है, सीमा ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। आइए अगले पॉइंट, सीमा ध्यान करते हुए सारण जिले के छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इस सारण में मिलती है, निकल रहा है कहाँ से, नेपाल से, लेकिन बिहार के कौन से जिला में मिल रही है, तो बिहार के आपको सारण जिला में आके गंगा जी में मिल जाती है। बिहार के सारण जिला में एंट्री मारेंगे तो गंगा में मिल जाएगी।
कोई दिक्कत। सारण में छपरा के निकट गंगा में मिलती है। सारण जिला में छपरा मुख्यालय है सारण के, वहाँ जाके गंगा में जाके मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है कि जहाँ से निकला है और जहाँ का मिलती है बिहार में, इसका कुल लंबाई आपको बात करते हैं तो 1080 है। कितना? 1080 है। जबकि बिहार में इसका लंबाई कितना है? 83 किलोमीटर है। वहाँ टोटल कितना इसको है? 1080 किलोमीटर है। जबकि बिहार में इसका लंबाई कितना है? 83 किलोमीटर है। कोई दिक्कत। वही गंगा के बारे में बात किए तो गंगा के 2525 है। टोटल कितना है? 2525 है। जिससे बिहार में कितना है? 445 है। कोई दिक्कत यहाँ समझने में? घाघरा नदी को समझने में कोई परेशानी नहीं। आइए, परेशानी घाघरा नदी में नहीं है। अब हम लोग आते हैं गंडक नदी की ओर। कहाँ आते हैं? तो गंडक नदी की ओर हम लोग आते हैं। क्या है गंडक नदी? तो देखते हैं गंडक नदी। चलिए, गंडक नदी के बारे में समझते हैं। गंडक नदी यह उत्तर पश्चिम बिहार की प्रमुख नदी है। उत्तर पश्चिम बिहार की प्रमुख नदी है। इसकी उत्पत्ति नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी के मानांग मोट तथा कुतांग के मध्य से हुई है। कहाँ से इसका हुआ है शुरुआत? इसका उद्गम कहाँ से, उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंग मोट तथा कुतांग के मध्य से इसका निर्माण होता है। कोई दिक्कत। गंडक नदी वाल्मीकि नगर से, मतलब पश्चिमी चंपारण से बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। वाल्मीकि नगर जानते हैं पश्चिम चंपारण में। अब वाल्मीकि नगर से याद आया एक बात और, कि बिहार के पूछेगा, बिहार का एक ही जो है क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, बिहार के सीमा में प्रवेश करते हुए चंपारण, सारण तथा मुजफ्फरपुर जिला से होकर प्रवाहित होती है। और यह हजारीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तथा इसके अन्य नाम, मतलब गंडक का भी अन्य नाम, काली गंडक, शालिग्रामी, सदानीरा और सप्त गंडकी या नारायणी, 4-5 नाम से जाना जाता है गंडक नदी। 4-5 नाम से जाना जाता है गंडक नदी, है ना। आइए इसके बाद थोड़ा और पॉइंट को देखते हैं। क्या लिखा है कि गंडक नदी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सीमा रेखा 120 किलोमीटर निर्धारित करती है। कितना किलोमीटर तक? 120 किलोमीटर तक निर्धारित करती है। इसकी कुल लंबाई है 630 किलोमीटर। जबकि बिहार में इसकी लंबाई कितना है? 260 किलोमीटर। इसका कुल लंबाई जो है, इसका कुल लंबाई गंगा तक मिले तकला, जहाँ से निकलती है और गंगा में मिलते समय तक कितना है? 630 है। 630 है। जिसमें बिहार में इसका सफ़र कितना है? तो 260 का सफ़र, किलोमीटर का सफ़र है। ठीक है। पहले गंडक नदी बिहार में बाढ़ के लिए जानी जाती थी। जैसे कोसी नदी कैसे जानी जाती है? कोसी नदी की, आप कोसी नदी लिखे, जैसे कोसी नदी जानी जाती है बाढ़ के लिए जानी जाती है, वैसे गंडक नदी भी पहले बाढ़ के लिए जानी जाती थी। किंतु वाल्मीकि नगर में बांध के निर्माण से बाढ़ की समस्या क्या हो गई? नियंत्रण हो गया। वाल्मीकि नगर में बांध बन गया। बांध बन जाने से अब बाढ़ नहीं लेकर आती है। तो यहाँ तक आपको गंडक नदी समझने में कोई परेशानी नहीं। तो गंडक, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसको क्या करेंगे कि लिखने का भी कोशिश करेंगे। आप शॉर्ट बना के लिखिए, अच्छा रहेगा, ताकि आपको रिवाइज करने में आसान पड़ेगा। आइए हम लोग बूढ़ी गंडक की ओर हम लोग आते हैं। बूढ़ी गंडक क्या है? बूढ़ी गंडक नदी देखेंगे, इसका उद्गम स्रोत पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ के निकट चौतरवा चोर है। मैंने इसका उद्गम स्थल कहा है तो सोमेश्वर की पहाड़ी, पश्चिमी चंपारण सोमेश्वर की पहाड़ी के निकट चौतरवा चोर से है। यह उत्तर बिहार के मैदान को 2 भागों में विभाजित करती है। यह आप देखिए उत्तर बिहार के मैदान को, जैसे अभी हम लोग बात किए, मान लो कि ये आपका मैप है, ये आपका मैप है बिहार का, ये आपका मैप है बिहार का। चलिए मान लीजिए बिहार का मैप है। तो ऐसे ऐसे गंगा नदी 2 भागों में बांट रहा था, लेकिन अभी उत्तर बिहार को 2 भागों में बांट रहा था। यानी कहाँ पर है आपको? ऐसे होते हुए जाती है, ऐसे होते हुए क्या करते? तिरछे बांटते हैं, तिरछे, मतलब कि इसको भी 2 भागों में बांट दिया, उत्तरी बिहार को भी 2 भागों में बांट दिया गया। यह लिखा गया है कि उत्तरी बिहार के मैदान को 2 भागों में विभाजित करती है। और यह बिहार के पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा,
समस्तीपुर तथा खगड़िया जिला से प्रभावित होते हुए मुंगेर जिले के निकट मांझी नामक स्थान पर गंगा नदी मिल जाती है। ये 3-4 जिला से होते हुए गुजर कौन कौन जिला से देखिए, तो पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण दोनों ये मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया से प्रभावित होते हुए मुंगेर जिले के निकट मांझी नामक स्थान पर गंगा नदी मिल जाती है। कोई दिक्कत, लंबा सफ़र है ना, लंबा सफ़र है। यह हिमालय से आने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है। क्या बोल रहा है कि यह हिमालय से आने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे सहायक नदी है। जैसे गंगा की सहायक नदी की अगर बात करेंगे तो यमुना नदी के बारे में आता है। किसका नदी? यमुना। लेकिन हिमालय से निकल कर आने वाला हिमालय से निकलने वाले गंगा नदी के सहायक सबसे लंबी नदी कौन है? ये आपको बूढ़ी गंडक, जो बिहार में 320 किलोमीटर की यात्रा करती है, लेकिन जिसका प्रवाह कितना है? 9601 वर्ग किलोमीटर में। कितना में है? तो 9601 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। तो बिहार में कितना सफ़र कर रहा है? तो 320 सफ़र कर रही है। इसे पॉइंट को आप लिखेंगे, है ना। आगे आइए, आगे क्या बोलता है कि यह उत्तर बिहार की सबसे तीव्र प्रवाह वाली नदी है। क्या है यह उत्तर बिहार की सबसे तीव्र वाली नदी है, जिसका प्रवाह पश्चिम चंपारण उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वो होती है। तो उत्तर पश्चिम मतलब कि आपका ये बिहार है, बिहार यहाँ से निकलते हुए कहाँ जाती है? तो ऐसे निकल कर जाती है और आगे गंगा में मिल जाती है। यही इसका डायरेक्शन बोलने का मतलब है ना। इसकी प्रमुख सहायक नदी बागमती है तथा अन्य सहायक नदी, प्रमुख तो आपको बागमती ही है, लेकिन और अन्य सहायक नदी छोटी मोटी जो नदी हो जाती है ना, नदी के नाम दे दिया गया है। लिखा है डंडा, हरहा, मसान, पड़ई, तिवाले, धनवती, अंजाकोट, सिकटा, कोहरा, ये सब आपको नदी है। ये छोटा मोटा नदी है, गांव क्षेत्रीय नदी है। लेकिन ये जो है ना भागवती, ये राजी नदी पर आता है, राजकीय नदी पर। और ये बिहार बूढ़ी गंडक की प्रमुख नदी, सहायक नदी है ना। आइए हम लोग बागमती की ओर हम लोग आते हैं। आपको गंडक, बूढ़ी गंडक और गंगा नदी के बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग आते हैं बागमती। हमने कौन कौन नदी देख लिए? तो गंगा नदी देख लिए, घाघरा नदी देख लिए, गंडक नदी देख लिए और बूढ़ी गंडक देख लिए। अब हम लोग आते हैं कौन सा? तो बागमती नदी के किनारे आते हैं। बागमती, आइए तो बागमती के बारे में समझते हैं कि क्या है बागमती की नदी का रहस्य। देखिए, तो बागमती के बारे में बोल रहे हैं, यह नदी नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। बागमती कहाँ से निकल रही है? तो महाभारत श्रेणी से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। यह नेपाल की सबसे पवित्र नदी है। बागमती जो है यह नेपाल की सबसे प्रमुख पवित्र नदी में गिनती होता है। पवित्र नदी में नेपाल की राजधानी काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर इसके तट पर अवस्थित है। मैंने बागमती नदी है ना, बागमती नदी के किनारे कौन कौन नदी तट है? तो नेपाल के काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर भी इसके तट पर अवस्थित है। बिहार में यह नदी डेंग के निकट सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। बागमती डेंग के निकट करते हुए मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय प्रवाहित होती है। ये होते हुए यह नदी बेगूसराय में बूढ़ी गंडक से मिल जाती है। डायरेक्टली जाके गंगा नदी में नहीं मिल रही है, कहाँ मिल रही है? बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। ये आपको बोलेंगे कि गंगा का सहायक नदी बिहार में नहीं बोल सकते हैं, ये बूढ़ी गंडक की सहायक नदी में आ जाती है। ठीक है, इसकी प्रमुख नदी कौन कौन है? तो लाल बकैया, छोटी बागमती, जमुने, सिपरी, मनोहरा, कोला, शिवनुमती तथा लखनदेई, ये सब छोटी छोटी नदी है जो किसका सहायक नदी है? तो बागमती के सहायक नदी है। तो यहाँ तक अभी हम लोग 3-4 गो नदी के बारे में देख लिए। आते हैं हम लोग अब आगे देखते हैं, और आगे हम लोग देखते हैं कोसी नदी के बारे में। चलिए कोसी नदी को देखते हैं। आइए कोसी नदी को देखते हैं, क्या है कोसी नदी का रहस्य देखते हैं।
कोसी अथवा कोसी कोसी अथवा कोसी नदी नेपाल और तिब्बत की सीमा रेखा पर स्थित गोसाई गोसाई थान चोटी से निकलती है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोसाई थान चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो गोसाई थान चोटी से, जो नेपाल और तिब्बत का बॉर्डर पर है, ठीक है। ऋग्वेद में इस नदी का उल्लेख कोशिकी नाम से किया गया है। ऋग्वेद में भी है इस नदी का उल्लेख कोशिका, तो कोशिकी। नेपाल में इसे सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत? क्योंकि यह सात नदी धाराओं के मिलने से बनी है। कोसी नदी के नेपाल में सप्त नदी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह कोसी में सात नदी धाराओं से मिलकर बनी है। इसके प्रमुख सहायक नदी देख लेते हैं। अरुणा, तामूर, सुनकोशी, दूधकोशी, तामाकोशी, इंद्रावती तथा लिखुखोला आदि इसका प्रमुख नदी है। कोसी नदी के प्रमुख धारा अरुणा और सुनकोशी तिब्बत क्षेत्र से निकलती है। ये जो कोसी नदी का जो नदी है, सहायक नदी अरुणा और कोसी सुनकोशी, वो कहाँ से निकलती है? तिब्बत क्षेत्र से निकलती है। आगे देखते हैं कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी के बारे में आगे देखते हैं। भीमनगर सुपौल जिला में पड़ता है। भीमनगर के निकट यह बिहार की सीमा में प्रवेश करते हुए यह कुर्सेला कटिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। गंगा मिलने के पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है। तो पहले समझें क्या कहना चाहता है। चलिए इसको यहीं समझते हैं हम लोग कि भीमनगर सुपौल जिला के निकट यह बिहार के सीमा में प्रवेश करती है। मतलब कि कोसी नदी है जो बिहार में कहाँ पर प्रवेश करती है? तो सुपौल में प्रवेश करती है, ठीक है। अब यह कुर्सेला के निकट गंगा में प्रवेश करती है। गंगा में प्रवेश करने से पूर्व यह डेल्टा का निर्माण करता है। किसको निर्माण करता है? तो डेल्टा का निर्माण करती है। कोसी नदी को अपने मार्ग परिवर्तन तथा बाढ़ लाने के कारण बिहार के क्या बोला जाता है? तो बिहार का शोक बोला जाता है। समझ में आ गया कि बिहार में कहाँ से एंट्री मार रहा है और कटिहार में डेल्टा का निर्माण करती है। कटिहार को अभी मैप देखेंगे, बिहार का मैप, इसमें समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोलता है कि यह नदी पिछले 200 वर्षों में पूर्व से पश्चिम की ओर 150 किलोमीटर स्थानांतरित हो गई है। मतलब कि 200 वर्षों में आपको रास्ता चेंज कर दिया गया। रास्ता कितना, मतलब मान लीजिए पहले यहाँ बहता था ना, अब ये नहीं आना शुरू हो गया, तो कितना दूर सफ़र कर दिया गया? 150 किलोमीटर सफ़र करके मैंने बहना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ से निकल रहा था, पहले ऐसे आती थी, अब ऐसे होते होते कहाँ आ गए? ये रास्ता बंद हो गया, अब ऐसे से आने लगी। 150 किलोमीटर जगह चेंज कर दिया। समझ आइए कि क्यों इसको बिहार का शोक बोलते हैं, है ना। इसकी कुल लंबाई 730 किलोमीटर है, परंतु बिहार में 260 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तथा इसका प्रवाह क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो 11,410 वर्ग किलोमीटर में है कोसी नदी। इसको कुल लंबाई कितना है? 730, जबकि बिहार में कितना है इसको है? तो बिहार में आपको है 260। अच्छा, इसके बारे में बात कर रहे हैं तो गंगा नदी के बारे में बात की कि गंगा नदी बिहार में कितना है? 445 बिहार में, और टोटल कितना है? तो 2525। तो आपसे सवाल करता है ना कि गंगा नदी जो है गंगा नदी आपको बिहार में कितना है? तो पटना जिला में कितना किलोमीटर सफ़र करता है? तो पटना जिला में पूछेगा, सिर्फ पटना जिला में तो कितना किलोमीटर का? तो 99 किलोमीटर का सफ़र करता है। कहाँ? पटना जिला में। कोई दिक्कत? आपका यही कोसी था। चलिए कोसी के बाद देखते हैं कमला नदी। कमला के बारे में देखते हैं क्या है कमला नदी का रहस्य, है ना। इस नदी का उद्गम नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से हुआ है। 2 नदी का निर्माण हुआ है महाभारत श्रेणी से। अभी जस्ट हम पीछे भी बात किए महाभारत श्रेणी से। कौन सी नदी के बारे में बात किए? बताइए आप कमेंट करके, बताइए कौन सी नदी के बारे में बात किए। तो वो भागवती नदी के बारे में बात किए। अभी कमला नदी के भी बारे में बात कर रहे हैं, तो यह महाभारत श्रेणी से निकली है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र में प्रवेश होते हुए जयनगर मधुबनी जिला से बिहार में प्रवेश करती है।
मतलब कमला नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो मधुबनी, मधुबनी के क्षेत्र कौन है? तो जयनगर प्रवेश करती है। मिथिला, मिथिला क्षेत्र में इस नदी को गंगा के समान पवित्र माना गया है। जैसे मिथिला में जैसे गंगा का कैसे पवित्र माना गया है, वैसे मिथिला में कमला नदी को माना गया है पवित्र, में गंगा के समान वहाँ वैल्यू दिया जाता है। कहाँ पर? मधुबनी में। इसकी प्रमुख सहायक नदी के बारे में देख लेते हैं। तो प्रमुख नदी के बाद सोनी, डोरी, बलान, त्रिशूला। सोनी लिखा गया है, सोन नहीं है, सोन तो वो दक्षिण बिहार में जाएगा। सोनी नदी के बारे में बात कर रहे थे, है ना। आगे आइए, आगे क्या कहता है? कमला नदी की कुल लंबाई है 328 किलोमीटर। कितना है? 328 किलोमीटर। परंतु ये बिहार में कितना किलोमीटर से करती है? बिहार में 120 किलोमीटर। देखिए जितना किलोमीटर लिखवा रहे हैं ना, आप नदी के नाम लिखेंगे, आप मुख्य मुख्य पॉइंट लिखेंगे, मुख्य मुख्य पॉइंट आप लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक ला, पूरा तो याद होगा नहीं। और एक बार वीडियो अगर शॉर्ट लिख के एक बार वीडियो अगर देख लीजिएगा फिर से पुनः, तो आपको वो अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बार लिखना जरूर होगा। लिखने के बाद क्या होगा? शॉर्ट नोट बनाएंगे और लॉन्ग में आप एक बार वीडियो दो बार वीडियो देख लेंगे, है ना। आइए, क्या बताता है कि बिहार में कितना 120 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है, होते हुए अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। ये मतलब डायरेक्टली जाके गंगा में नहीं मिलती है, छोटी छोटी नदी में पड़ जाती है। जैसे नदी मान लीजिए कि गंगा है, तो यहाँ से निकली ना, तो यहाँ जाते जाते सब छोटे छोटे भागों में बढ़ते 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 खत्म, उधर ही खेत पड़ते वगैरह खत्म, कोई दिक्कत। आइए, विभाजित हो जाती है। इसकी एक धारा खगड़िया जिले में बागमती नदी से तथा एक प्रमुख जलधारा कोसी नदी से मिल जाती है। ये दो धारा तो बहुत से बढ़ते हैं, एक वो बागमती नदी से जाकर मिल जाती है खगड़िया में, और एक कहाँ मिल जाती है? कोसी नदी में मिल जाती है ना। बिहार में कमला नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? तो 4,488 वर्ग किलोमीटर में है। 4,488 वर्ग किलोमीटर में। ये सब जो डेटा लिखवा रहे हैं आंकड़ा ना, आप अच्छे से लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो आपको याद नहीं होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा नदी है। चलिए आइए महानंदा नदी के बारे में आते हैं। महानंदा नदी, तो महानंदा नदी क्या है? इस नदी का उत्पत्ति पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले की मालहल्दीराम पहाड़ी से होती है। कहाँ से होती है? मालहल्दीराम, दार्जिलिंग जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है ना। नौका घाट के निकट इसमें बलासोन नदी के मिलने के पश्चात यह भारत मतलब भारत के अंदर पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश की सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल उत्तर दिनाजपुर जिला से बिहार के किशनगंज जिले में प्रवेश करती है। देख लीजिए कितना होते हुए निकल गई से। बिहार में कहाँ से आई इसे? यह भारत में मतलब पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा बनाते हुए, मतलब भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में एक जगह है, कौन सा जिला है? तो उत्तर दिनाजपुर जिले से बिहार के जो जिला है किशनगंज में प्रवेश करती है। किशनगंज में इसकी सहायक नदी मेची इसमें मिलती है। किशनगंज में इसकी सहायक नदी मेची मिलती है, कोई दिक्कत। महानंदा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन है? तो मेची, बलासोन, कनकाई, टेगान तथा नागर आदि प्रमुख है। महानदी किशनगंज, पूर्णिया तथा कटिहार जिले में बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा बनाते हुए मनिहारी कहाँ है? तो मनिहारी कटिहार जिला के निकट गंगा मिल जाती है। मनिहारी वाला आप गाना सुने होंगे। मनिहारी से मिलते हुए मनिहारी के निकट कहाँ जाकर मिल जाती है? तो गंगा मिल जाती है। हालांकि इसका शुरुआत होता है आपको पश्चिम बंगाल से, लेकिन मिली कहाँ? गंगा बिहार में कटिहार जिला में जाकर मिलती है ना। यही था आपका उत्तरी बिहार की नदी यही था। आइए हम लोग दक्षिणी बिहार की नदी के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। आइए दक्षिणी बिहार की नदी देखते हैं। तो सोन नदी के बारे में बात करते हैं। तो सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है। सोन नदी जो है गंगा मिलने वाली दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है ना। इसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ के मैकाल श्रेणी से होती है। यह नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड राज्यों से होकर बिहार के रोहतास जिला में प्रवेश करती है। समझ गए कहाँ से आ रहा है, बिहार के कहाँ आ रहा है, रोहतास जिला में। कहाँ कहाँ मिला, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के रोहतास, मतलब चार राज्य में होते हुए आग प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं तो 784 किलोमीटर है। कितना है, 784 किलोमीटर है। परंतु यह बिहार में कितना सफ़र करती है, तो 202 किलोमीटर सफ़र करती है। और सोन नदी पटना के निकट मनेर में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन है, तो गोपद, रिहंद, कन्हर और उत्तरी कोयल आदि प्रमुख नदी है। दक्षिण पश्चिम बिहार की प्रमुख सिंचाई योजना डेहरी बांध का निर्माण इसी नदी पर किया गया है। डेहरी बांध जो है, डेहरी ऑनसन बांध इसी नदी पर किया गया है, सोन नदी पर ही किया गया है ना। आइए हम लोग और इसके बारे में विशेष देखते हैं। आइए हम लोग पुनपुन नदी के बारे में देखेंगे। कौन सा नदी के बारे में, तो पुनपुन नदी के बारे में। पुनपुन नदी, चलिए आपका सोन नदी समझ में आ गया है ना। दक्षिण बिहार से सबसे प्रमुख नदी है, सहायक नदी। पुनपुन नदी के बारे में देखते हैं कि पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के पलामू जिले से होता है। यह बिहार के गया जिला में प्रवेश करने के पश्चात औरंगाबाद, अरवल तथा पटना तक प्रवाहित होती है। कहाँ तक होती है, तो औरंगाबाद, अरवल, पटना तक प्रवाहित होती है। चलिए और देखते हैं इसके बारे में। हाँ देखेंगे, यह नदी पटना में गंगा के समानांतर प्रवाहित होती है। मैंने कुछ दूर तक समानांतर बहती है। जैसे गंगा नदी जा रही है, पटना में ये भी नदी निकलती है। कौन नदी, तो पुनपुन नदी प्रवाहित होते हुए फतुहा के निकट गंगा में मिल जाती है। तो सवाल बीपीएससी में पूछा गया सवाल है कि पुनपुन नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो फतुहा एक जगह है पटना में, फतुहा, वहाँ जाकर मिल जाती है ना। पुनपुन नदी के बारे में बड़ी सवाल बनता है। ये बहुत फेमस नदी है पुनपुन नदी। यह एक मौसमी नदी है जो ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है और बरसात के टाइम में क्या होते हैं, ये पानी बहती रहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन है, तो मादर, बिलरो, रामरेखा, आद्री, मनोहर, दरगाह तथा बुताने, ये सब प्रमुख नदी इसका प्रमुख सहायक नदी है। आइए हम लोग फल्गु नदी के बारे में बात करते हैं। क्या है फल्गु नदी, है ना। चलिए, फल्गु नदी छोटा नागपुर पठार से कई धाराओं के रूप में निकलती है। छोटा नागपुर पठार से इसकी मुख्य धारा निरंजना या लीलाजन है और इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होता है। अब जानते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी नदी के किनारे हुआ था। 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद, है ना। कितना वर्ष की उम्र में हो गया था, तो 35 वर्ष की उम्र में इनका ज्ञान की प्राप्ति होता है ना। और गौतम बुद्ध आपको 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं और 35 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद इनके ज्ञान की प्राप्ति होता है। तो कौन सा नदी किनारे होते हैं, तो आपको फल्गु नदी के किनारे होती है ना। यह लिखा गया ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया के निकट मोहना नदी के मिलने के बाद इसे फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। मतलब कि निरंजन नदी में जाकर मिलती है मोहना नदी। इसका 2 को सहायक नदी बोल सकते हैं। मतलब कि एक निरंजना बोल सकते हैं, एक क्या बोल सकते हैं, तो मोहना बोल सकते हैं। निरंजना और मोहना 2 नदी मिलता है यहाँ पर, है ना। मिलने के बाद फल्गु नदी के नाम जाना जाता है। बराबर की पहाड़ियाँ, मतलब जहानाबाद में बराबर की पहाड़ियाँ के पास यह दो एवं आगे चलकर अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। 2 और 2 से ज़्यादा शाखाओं में बढ़ जाती है। जैसे धोधर, धनराजी, खुरी और लोकायन आदि में बढ़ जाती है। फल्गु नदी की सभी शाखाएँ ताल क्षेत्र से समाप्त होती है। ताल क्षेत्र में जाकर समाप्त होती है ना। आगे देखते हैं हम लोग अजय नदी के बारे में। आइए अजय नदी और सकरी नदी को देख लेते हैं। क्या है अजय नदी, रहस्य देखते हैं। अजय नदी बिहार के जमुई जिले चकाई के
बटपाड नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से? तो बटपाड नामक स्थान से निकलती है, जमुई से, जमुई जिले के। यह झारखंड के देवघर जिले से देवघर जिले में पूर्व एवं दक्षिणी पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवेश करती है। पश्चात गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। मतलब कि अजय नदी निकलती है बिहार से, और जबकि जाके मिलती है गंगा में कहाँ? पश्चिम बंगाल में मिलती है। सकरी नदी के बारे में देखते हैं। सकरी नदी के बारे में यही के बारे में बोले थे अजय के बारहवा नदी के बारे में बोला जाता है, लेकिन हालांकि 11 को है, लेकिन मिलता है बिहार के बाहर जाके पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। तो वहाँ जो हम 12 लिखे थे 11 लिखेंगे। चलिए आगे सकरी के बारे में देखते हैं। क्या है सकरी नदी? सकरी नदी का उद्गम छोटा नागपुर के उत्तरी क्षेत्र से होता है। यह बिहार में नवादा जिले में गोविंदपुर के निकट प्रवेश करती है और गया, नवादा, पटना तथा मुंगेर जिलों में प्रवाहित होने के पश्चात यह क्यूल तथा मनोहर नदियों के साथ संयुक्त होकर गंगा मिल जाती है। गंगा में अकेले नहीं मिलती है, गंगा मिलने में आपको सहायक होती है क्यूल, मनोहर, तीनों के साथ में क्या होती है? लास्ट में गंगा में जाके मिल जाती है। आइए हम लोग कर्मनाशा के बारे में देखते हैं। कर्मनाशा नदी क्या है? कर्मनाशा नदी के बारे में देख रहे हैं कि यह नदी बिहार के कैमूर जिले में विंध्य पर्वत के पूर्वी भाग से निकलती है। कैमूर जिले में विंध्य पहाड़ी के पूर्वी भाग से निकलती है एवं उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए चौसा, बिहार के निकट, चौसा मतलब बक्सर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। चौसा में मिल जाती है ना? चौसा में क्या कर जाती है? मिल जाती है। आगे देखते हैं इसी के बारे में, कर्मनाशा के बारे में। यह बक्सर के मैदानी भागों में सिंचाई हेतु इसका विशेष महत्व है। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार इस नदी में स्नान करने से व्यक्ति के शुभ कर्मों का नाश हो जाता है। इस चलते इसमें कोई नदी बाहर कहीं जाता है कोई काम के लिए, शुद्ध काम करने के लिए, इस नदी को न देखना चाहता है, न इस नदी में नहाना चाहता है। ये मतलब हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार कि मतलब ये कर्म को नाश कर देता है ना? कर्म को नाश कर देता है, इसलिए इस नदी को कर्मनाशा कहा जाता है। इस समझ में आएगा? स्नान करने से शुभ कर्मों का नाश हो जाता है, इसलिए कर्मनाशा कहा जाता है। कर्मनाशा नदी बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा बनाती है। आइए चाचन नदी का छोटा छोटा नदी है, देख लेते हैं फटाफट। यह नदी 5 धाराओं से मिलकर बनी है, इसलिए इसे पंचाचन भी कहा जाता है। इस नदी के प्रमुख धाराएं तो पैमार, तिलैया, धराजे, महाने आदि छोटे नागपुर पठार से निकलती है। ये सभी धाराएं राजगीर की पहाड़ी के अवरोध के कारण नालंदा जिला के गिरियक स्थान के पास होकर प्रवाहित होती है। यह है इसके बारे में मतलब कि न गंगा में मिलती है न गंगा पर पहुंचती है, जहाँ से निकलती है उसके आसपास में ही खत्म हो जाती है। ये नदी बिहार में था तो बिहार में चर्चा कर दिया गया। आइए क्यूल नदी के बारे में देखते हैं। क्यूल नदी के देखते हैं रहस्य क्या है। क्यूल नदी की उत्पत्ति झारखंड के गिरिडीह जिले में गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ की पहाड़ियों से हुई है। कहाँ से क्यूल को हुआ? तो पारसनाथ की पहाड़ियों से हुई है। कोई दिक्कत? यह बिहार में जमुई जिले के सत पहाड़ी के निकट प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी अंजन, हरोहर, बरनर आदि है। सूरजगढ़ लखीसराय जिले के निकट गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। देखो इसके बारे में गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है, जबकि ये नदी जो है चाचन नदी गंगा में प्रवेश नहीं करती है। आइए अगली नदी की ओर देखते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार की नदियों को तुलना करते हैं। उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार नदियों को तुलना करते हैं, दोनों में अंतर क्या है। उत्तरी बिहार की नदियों की उत्पत्ति हिमालय के ऊंचे पर्वत श्रेणी एवं हिमानियों से होती है। सही बात है, जिन्हें मानसून के मौसम में वर्षा और
ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के पिघलने से जल पर्याप्त होता है। दक्षिण बिहार की, उत्तर बिहार का हो गया, उत्तर बिहार का देख लिए, जैसे आपका ये बिहार है, मान लीजिए बिहार, ये उत्तर बिहार के बारे में पढ़े, अभी ऊपरी वाला पढ़े, नीचे देखते हैं क्या बोल रहा था, कहाँ चल गए। बोल रहा है कि दक्षिण बिहार की प्रायद्वीपीय पठार और कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों से निकलती है, जिसमें वर्षा ऋतु में जल प्रवाहित होती है, किंतु ग्रीष्म ऋतु में नदी क्या कर जाती है, सूख। दक्षिण बिहार में जो है यह पर्वत पहाड़ से निकलती है, जिसके कारण जल्दी सूख जाती है। वही उत्तरी बिहार से है तो हिमालय से बर्फ पिघलने के बाद भी आती है, वर्षा भी आती है, ज़्यादा समय तक चलते रहती है उत्तरी बिहार की नदी, जबकि दक्षिण बिहार में सूख जाती है। आगे क्या अंतर है, तुलना क्या करता है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ तरुणा अवस्था में, मतलब यंगस्ट स्टेज में है। यंगस्ट मतलब कि जल्दी बुढ़ापा नहीं होता है, मतलब सूखेगा जल्दी नहीं, ठीक है। जो हिमालय में गहरी घाटियाँ एवं खगड़ों का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ अवस्था, मतलब ओल्ड अवस्था में होती है, मतलब नीचे वाला जो है दक्षिण बिहार के तो ओल्ड अवस्था में होती है, जो खुले छिलछिली घाटियों में प्रवाहित होती है। ये नदियाँ अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी है। आगे देखते हैं, हिमालय नदियाँ में अपर्दन, मार्ग परिवर्तन और विसर्जन आदि क्रियाएं प्रभावित होती है एवं इसका मार्ग लंबा होता है। यह डेल्टा, दलदली भूमि तथा गोखुर झीलों का निर्माण करती है। हिमालय की बात कर रहे हैं। वही प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह पठार तथा संकरे मैदान में होती है तथा इसकी घाटियाँ और मार्ग अस्थायी होते हैं, फिक्स होते हैं। मतलब इतना बह रहा तो इतने बहेगा, पानी तो बढ़ नहीं रहा कि बहेगा, लेकिन उत्तरी बिहार में जो है आज इतना बड़ा ज़्यादा पानी बर्फ पिघलेगा तो ज़्यादा रोड बना देगा। यही कारण हुआ करता है कोसी नदी को कि उसका मार्ग परिवर्तन करते रहता है कम से। चलिए यहाँ तो समझ में आ गया। आइए हम लोग देखते हैं बिहार की नदियाँ की लंबाई एवं जलग्रहण। जो चीज़ हम शुरू में देख लिए ना, वही एक जगह डेटा बनाया गया है। जैसे गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है तो 2525, बिहार में कितना है 445, और बिहार में जल संग्रहण क्षेत्र कितना है तो 15156 वर्ग किलोमीटर में, सब वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। वही गंडक के बारे में बात करते हैं तो गंडक 630 है कुल लंबाई, जैसे बिहार में कितना है 260 है, और इसका क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर कितना है तो 8188। वही घाघर नदी के बारे में देखते हैं तो घाघर नदी के सबसे लंबा सफ़र है, गंगा के बाद दूसरा यही सबसे लंबा सफ़र है 1080, जिसमें बिहार में कितना है 83 है। इसका वर्ग क्षेत्र कितना है तो 2995। बूढ़ी गंडक के देखिए तो 320 है, और बिहार में निकलता है, बिहार में समाप्त हो जाती है, इसका 9601 है। बागमती के बारे में देखिए तो 597, बिहार में कितना है तो 394, और टोटल कितना है वर्ग किलोमीटर तो 6500 वर्ग किलोमीटर। ये सब बारिश बारिश नदी का हम लोग देख लिए। जैसे फल्गु नदी है, फल्गु नदी कितना है यहाँ पर तो 235, बिहार का आंकड़ा दिया नहीं गया है, आप कमेंट करके बताएं कि बिहार में इसका कितना है। हालांकि बिहार से इसके बाद निर्माण होता है, हालांकि बिहार से होता नहीं है, लेकिन आप कमेंट करके बताएं कि बिहार में कितना है ना। कर्नासाय में बताएंगे, सोन में, ये सोन का पूरा लंबाई है 784, लेकिन बिहार में कितना है 202 किलोमीटर, है ना। वही महानंदा 360 है, और बिहार में 324 है। बिहार पश्चिम बंगाल दोनों में मिल जाते हैं, ये दोनों आंकड़ा दे दिया है, बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों का आंकड़ा दे दिया गया। ये सब आपको नदी के बारे में बात किए, है ना। अब हम लोग नदी से संबंधित कुछ और फैक्ट बात करते हैं कि नदी के निकला कहाँ से है, नदी निकला कहाँ से, देखते हैं कि कौन नदी कहाँ से निकला। जैसे देखिए लिखा गया है कि हिमालय नदियाँ जलोढ़ मैदानी क्षेत्रों से गुजरती है, जिसमें भौम जल के विशाल भंडार पाया जाता है। भौम जल के भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है भौम जल बोला जाता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियाँ कठोर एवं अप्रवेश चट्टानों से गुजरती है, जिससे भूगर्भ जल का सीमित भंडारण संभव हो पाता है। जैसे इसके बारे में हिमालय के बारे में बता दिया गया। अब हेडिंग के बारे में देखते हैं, क्या हेडिंग दिया गया है कि बिहार की नदियों की उद्गम स्थल या उनके संगम स्थान।
मतलब कहने का मतलब जो आप पढ़े उसको भूल जाइए। अब यही चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लगा के रख लीजिए। यही चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लगा के रख लीजिए। यही चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। स्क्रीनशॉट लगा लीजिए और थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा लिए आप लोग, लगा लिए स्क्रीनशॉट। चलिए लगा लीजिए। चलिए अब लगा लिए होंगे। देखते हैं कि नदियाँ, यहाँ पर नदी दिया गया है, उद्गम स्थल दिया गया है और संगम स्थल दिया गया है। यही आपसे डायरेक्टली सवाल पूछता है। जैसे सवाल पूछ देगा गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो देखो बिहार के ज्योग्राफी पढ़िए या आप भारत के पढ़िए, तो गंगा तो निकलती है वहीं से ना, अलग थोड़ी निकलेगी। तो गौमुख के गंगोत्री हिम हिम ग्लेशियर से निकलती है और कहाँ जाके मिल जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। वही गंडक के बारे में बात कर रहे हैं, वही घाघर नदी के बारे में देख लीजिए, जो गंगा नदी में छपरा के निकट मिलती है। गंगा नदी में छपरा के निकट मिलती है। वही कोसी के बारे में बात करें तो गोसाई नाथ की चोटी से निकलती है और गंगा के कुर्सेला कटिहार में गंगा में मिलती है। गंगा में कहाँ मिलती है? कुर्सेला कटिहार में। वही आगे आपको सब का सब महत्वपूर्ण है, आप देख लेंगे, है ना। दो चारों का हम नाम ले लेते हैं। जैसे फल्गु नदी है, फल्गु नदी तो छोटा नागपुर के पठार झारखंड से निकलती है और ताल क्षेत्र में जाकर प्रवेश कर जाती है ना। वही सकरी नदी के बारे में, छोटा नागपुर पहाड़ से निकलती है और गंगा में कहाँ मिलती है? क्यूल और मनोहर नदी के साथ आती है यहाँ पर। यहाँ तक हम लोग समझ गए। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी, नदी के बारे में समझ गए, परेशानी यहाँ तक कोई समझने में नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं, बिहार के नदी के बारे में देख लिए। अब हम लोग बिहार के जल प्रपात के बारे में देखते हैं, वाटरफॉल के बारे में देखते हैं, बिहार के जल प्रपात। चलिए बिहार के जल प्रपात देखते हैं, देखेंगे, ध्यान समझेंगे क्या लिखा हुआ है। जल प्रपात, बिहार के जल प्रपात। बिहार में सतत वाहिनी एवं मौसमी नदियाँ के अतिरिक्त जल के अन्य प्रमुख स्रोत जैसे जलप्रपात, गर्म जल कुंड तथा झीलें इत्यादि सम्मिलित है। मतलब बिहार में नदी भी नहीं है, नदी के साथ साथ और कुछ भी है। जैसे जलप्रपात है, जल कुंड है और गर्म जल कुंड है, झील आदि सब सम्मिलित हुआ करता है। अगला पॉइंट, पर्वतीय अथवा पठारी क्षेत्रों में तीव्र ढाल के सहारे नीचे गिरती हुई जलधारा को ही क्या बोलते हैं? जलप्रपात बोलते हैं। देखिए जलप्रपात का डिफिनेशन दिया गया है क्या, कि पर्वतीय तथा पठारी क्षेत्रों में तीव्र ढाल से, मतलब बहुत तेजी गति से तेजी के सहारे गहरे नीचे गिरती है धारा, उसे क्या बोलते हैं? जलप्रपात बोलते हैं। फिर समझेंगे जलप्रपात का, हालांकि डिफिनेशन आपको मिलेगा नहीं, डिफिनेशन नहीं में पूछती है। या झरना इसी को कहते हैं। बिहार में जलप्रपात मुख्यतः कैमूर, रोहतास, गया, नवादा आदि जिलों में पाए जाते हैं। यही आपसे पूछेगा कि बिहार में जलप्रपात कितने जिलों में है, तो कैमूर, रोहतास, गया, नवादा, जो पहाड़ी क्षेत्र है ना जहाँ पर गिरते हैं पानी, उसको वहाँ पर जलप्रपात हुआ करते हैं। जैसे हम लोग पहला जलप्रपात देख लेते हैं, क्या है बिहार में? ककोला जलप्रपात। ककोला जलप्रपात, ककोला जलप्रपात क्या है कि यह बिहार का सबसे प्रमुख जलप्रपात है, जो नवादा से 22 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में काकोलत पहाड़ी में स्थित है। काकोलत पहाड़ी पर स्थित है ना, स्थित है। तो ये आगे पूछता है कि काकोलत जलप्रपात है कहाँ है, कौन से जिला में बिहार के? तो नवादा जिला में है। आगे देखते हैं इसी में देखते हैं। तो यहाँ पर बोला गया क्या चीज, काकोलत पहाड़ी में स्थित है। इसकी इसकी ऊंचाई 45 मीटर, फीट में बात करेंगे तो 160 फीट है। फीट में बात करेंगे 60 फीट है। किंतु मुख्य प्रपात की ऊंचाई, मुख्य चोटिया का जो ऊंचाई है ना, वो 24 मीटर है, 80 फीट के है। ठीक है। कोडरमा पठार से आने वाली 7 जलधाराओं से मिलने वाली इसका निर्माण होता है। मैंने ये काकोला जलप्रपात है ना, कोडरमा से जो 7 जलधारा जो आती है, नदी, छोटी छोटी नदी आती है, छोटा नदी, उससे मिलकर आपको काकोला जलप्रपात का निर्माण होता है। समझिए काकोला जलप्रपात प्रमुख जलप्रपात है। एक जलप्रपात के बारे में समझ गए। दूसरी जलप्रपात देखते हैं। दूसरी जलप्रपात क्या है? यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार के सीमा पर स्थित है। 3 जगह, देखिए 3 राज्य का सीमा यहाँ पर बनता है। उत्तर प्रदेश, कौन सा कौन सा जलप्रपात है? तो सुखलदरी जलप्रपात जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार का सीमा पर स्थित है। यह कन्हर नदी लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरती है। कौन सा नदी गिरती है?
कन्हा नदी गिरने से ही क्या उसको बोला जाता है, कौन सा जलप्रपात? तो शुक्लदरी जलप्रपात। आता है धुआं धुआं कुंड जलप्रपात। देखते हैं अगला देखते हैं धुआं कुंड जलप्रपात। यह ताराचंडी पहाड़ी सासाराम रोहतास जिले में काव नदी पर स्थित है। कहाँ है? तो काव नदी पर। ताराचंडी जो है ना, मतलब काव नदी पर स्थित है। ठीक है। यह जलप्रपात कैमूर पहाड़ी पर स्थित मांझर कुंड जलप्रपात का ही एक विस्तृत रूप है। फिर समझेंगे क्या बोल रहा है कि यह जलप्रपात कैमूर पहाड़ी पर स्थित मांझर कुंड है ना, कैमूर पहाड़ी पर मांझर कुंड पर जलप्रपात का ही क्या है, एक विस्तृत रूप है ना। यहाँ तक समझने में कोई समझने में परेशानी यहाँ तक ला नहीं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये बोल रहा है कि मांझर कुंड जलप्रपात से कुछ ही दूरी पर, मतलब 36.5 किलोमीटर की ऊंचाई से 6 फीट की गहराई घाटी में गिरने वाली जल से धुंध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसी कारण है यहाँ पर धुंध जलप्रपात भी कहा जाता है। वहाँ पर गिरता है पानी तो लगता है धुंध जैसा दिखता है, धुंध जैसा। तो यही चलते धुआं कुंड जलप्रपात इसको बोला जाता है। आइए बिहार के फेमस दुर्गावती जलप्रपात। तो क्या दुर्गावती जलप्रपात? यह कैमूर जिले में स्थित है। यहाँ दुर्गावती नदी लगभग 90 मीटर 300 फीट की ऊंचाई से गिरती है। इसे खादरकोह जलप्रपात भी बोलते हैं। इसको आपको दुर्गावती को खादरकोह जलप्रपात भी बोलते हैं। वो कैमूर जिला में स्थित है ना। दो चार को देख लिए। आगे देख लिए कटकट जलप्रपात। क्या है कटकट जलप्रपात? यह कैमूर जिले की कैमूर पहाड़ियों में स्थित है। यह बिहार राज्य का एकमात्र पर्यटक स्थल भी है। ये कैमूर झील से ये करकट प्रपात जो है ना, जलप्रपात है, ये कैमूर जिले की कैमूर पहाड़ियों में स्थित है। ये बिहार राज्य के एकमात्र पर्यटन स्थल है। आगे आते हैं अगला जलप्रपात देखते हैं। दो चार को देख लेते हैं। जियार कुंड जलप्रपात। जियार कुंड यह जलप्रपात भोजपुर जिले में फुलवरिया नदी पर स्थित है। ये छोटा छोटा जलप्रपात है, लेकिन हम लोग देखना भी जरूरी है, सबको हम लोग देखेंगे। आगे तिरहर कुंड देखते हैं। तिलहर कुंड जो है ना, यह दुर्गावती नदी के निकट भभुआ तथा परोथा मार्ग पर कैमूर जिले में स्थित है। तिलहर जो कुंड है दुर्गावती नदी के निकट भभुआ तथा पैराधा मार्ग पर कैमूर जिले में स्थित है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आइए ओखारिन कुंड देखते हैं। ओखारिन कुंड क्या कहता है? यह बिहार के रोहतास जिला में स्थित है, जिसकी कुल ऊंचाई 90 मीटर है। यह गोपथ नदी पर स्थित है। ओखारिन जो कुंड है, तो गोपथ नदी पर स्थित है। चलिए इस सबको एक बार विस्तार से हम लोग देख लेते हैं। बिहार के प्रमुख जलप्रपात को विस्तार से हम लोग देख लेते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लगाएंगे ताकि स्क्रीनशॉट लगा के आपको याद करने में आसान हो जाएगा। लगा लिए? चलिए वही चीज़ वहाँ लिखा गया है, एक जगह लिखा गया है कि जलप्रपात कौन सा है, कौन सा नदी है और स्थान कहाँ है। जैसे काकोला जलप्रपात कहाँ है? तो नवादा में पड़ता है। तो कोडरमा पठार से आने वाली जलधारा है, ये देख लीजिए। ऐसे बात करते हैं, ऐसे हम लोग बारी बारी से देख लीजिए, है ना। धुआं जो है से धुआं कुंड जो है से बहुत फेमस है। धुआं कुंड इक्कावा धुआं रोहतास में पड़ता है ना। तेलहर कुंड जो है दुर्गावती नदी के निकट है, कैमूर जिला में पड़ते हैं, है ना। ऐसे आपको मंझर कुंड है 110 मीटर है। इसका नदी के बारे में कोई नदी है नहीं, लेकिन ये बात है कि सासाराम रोहतास में है। ये सब आपको बारी बारी से हम लोग देख लेंगे। लेकिन देवदारी है जो कर्मनाशा नदी पर है, वो रोहतास के पठार में पड़ते हैं। ये सब आपको हम लोग देख लिए जलप्रपात। अब हम लोग देखते हैं गर्म जल कुंड। क्या देखेंगे? गर्म जल कुंड क्या हुआ करता है? गर्म जल कुंड देखेंगे। बिहार में अधिकतर गर्म जल कुंड राजगीर एवं मुंगेर जिले में स्थित है। बिहार में जो गर्म जल कुंड है वो राजगीर और मुंगेर में स्थित है। इसके अतिरिक्त गया नालंदा आदि जिले में भी गर्म
गर्म जल कुंड पाए जाते हैं। सामान्यतः इसका संबंध मृत ज्वालामुखी क्रियाओं या भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रियता खनिज से होती है। मतलब कि भूमि के अंदर रेडियो सक्रियता पाया जाता है जो गर्म पानी को गर्म कर देता है। तो बाहरी हम लोग लगता है ना कि प्राकृतिक, हालांकि प्राकृतिक ही देन है। एक रेडियो सक्रियता खनिज की वजह से, मृत ज्वालामुखी की वजह से पानी अंदर से गर्म निकलते हैं, और तो इसी को हम लोग गर्म कुंड बुलाते हैं, है ना, गर्म जल कुंड बोलते हैं। आगे देखिए इसमें गर्म जल कुंडों से निकलने वाले जल में पर्याप्त मात्रा में गंधक, खनिज, लवण आदि पाए जाते हैं। देखिए कौन कौन खनिज पाया गया से, ठीक ना। गर्म जल कुंड मुख्यतः आग्नेय एवं क्रांतीय शैवालों में पाए जाते हैं। इसके जल का तापमान लगभग 70 डिग्री सेल्सियस होता है। जो गर्म जल कुंड से निकलते हैं, गर्म जल कुंड का जो पानी हुआ करता है तो लगभग 70 डिग्री सेल्सियस होता है, जो वर्ष भर लगभग एक समान रह जाते हैं, वर्ष भर एक समान रह जाते हैं। इसका अलग नहीं होता है, इतना थोड़ा बहुत तक वो थोड़ी लग रहा है, इधर हरदम गर्म में रहता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड अवस्थित देखते हैं, जगह देखते हैं, और जल कुंड का नाम देखते हैं हम लोग। जैसे बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार में आपको छांटने के लिए आता है, चूज करने के लिए आता है कि कौन सा जल कुंड किस जिला में है। जैसे आपको राजगीर में एक जगह लिस्ट बना कर दे दिया गया है, राजगीर में कौन कौन सा जल कुंड है, गर्म जल कुंड है। जैसे ब्रह्म कुंड ये 87 डिग्री सेल्सियस पर है, 87 डिग्री सेल्सियस पर, जो बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है। सप्तधारा या सप्तधारा भी जल कुंड राजगीर में है ना। मखदुम कुंड कहाँ राजगीर में है। सूर्य कुंड कहाँ है तो राजगीर में है। नानक कुंड भी कहाँ है तो राजगीर में है। ये चारों पांचों जो है कहाँ है, राजगीर में है, राजगीर में है। वही मुंगेर में देखते हैं, मुंगेर में बहुत ज़्यादा हम लोग जल कुंड है। जैसे लक्ष्मण कुंड राजगीर में है। यह मुंगेर का सर्वाधिक गर्म कुंड है। जैसे आपको यह बिहार का जो ब्रह्म कुंड जो है ना, बिहार का सबसे गर्म कुंड है, वैसे आपको लक्ष्मण कुंड है जो मुंगेर का सबसे गर्म कुंड है। सीता कुंड, रामेश्वरम कुंड, ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीम बांध, श्रृंगार ऋषि कुंड, भरारी कुंड, पंचतर कुंड, ये सब पूरा के पूरा कहाँ है तो मुंगेर में मिलते हैं। ये सब मुंगेर में ज़्यादातर कुंड है। अब आपको गया में एगो अग्नि कुंड मिलता है, गया में एकमात्र जो है वो अग्नि कुंड मिलता है गया में। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं। आइए हम लोग अब आते हैं झील की तरफ आते हैं। बिहार के थोड़ा झील के बारे में देखते हैं, क्या है झील। तो हम लोग नदी देख लिए, जल प्रपात देख लिए और जल कुंड देख लिए, अब हम लोग झील देखते हैं, झील के बारे में देखते हैं। चलिए झील देख लेते हैं। बिहार के उत्तरी मैदान में गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी तथा महानंदा आदि नदियों के विसरण के फलस्वरूप अनेक प्राकृतिक विस्तरण झीलों का निर्माण हुआ है। क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में मंद ढाल के कारण नदियों का वेग अत्यंत मंद हो गया है। परिणाम स्वरूप नदियां अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों का परिवहन करने में असमर्थ रहती है। इस झील में इन झीलों को स्थानीय भाषा में ताल, चोर या मन आदि नामों से भी जाना जाता है। ये जलमग्न क्षेत्र आर्द्र भूमि कहलाते हैं। ये जलमग्न क्षेत्र वेटलैंड भी कहलाए जाते हैं, है ना। आगे आइए। इस झीलों को मत्स्य पालन, सिंचाई, पक्षी विहार, बाढ़ नियंत्रण तथा पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है। इस झील को किया जा रहा है। आइए झील में हम लोग कांवर झील देखते हैं। झील में कांवर झील जो को आपको एग्जाम के लिए बहुत फेमस चैप्टर है ना। कांवर झील बेगूसराय जिले के मंझोल गांव में स्थित है। कांवर झील जो है बेगूसराय जिले के मंझोल गांव में स्थित है। यह एशिया के सबसे बड़ी गोखुर झील है। देखिए कांवर झील जो है ना एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है ना, ये छोटा मोटा झील नहीं है। आइए इसी के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं आगे ऊपर।
इसका निर्माण बूढ़ी गंडक के विस्फोरण से हुआ है। यह झील जल निगम में वनस्पतियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें लेरिसिटाला, हाइड्रा, पेट्रोमैग्नेट, वेल्सनेरिया, लेप्सरॉल और निप्सा, मिम्फोलोट्स तथा सर्पस, वेल्टवेरिया आदि प्रमुख है। इसमें बहुत इसमें मिलते हैं, प्रसिद्ध चीज़ है। शीत ऋतु में साइबेरिया के प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर शोध कार्य के लिए एक बड़े बेंडिंग स्टेट की स्थापना की गई है। इसे संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है। मतलब समझेंगे कि जो कांवर झील है ना, ये कांवर झील में साइबेरिया से पक्षी लोग यहाँ पर आता है। साइबेरिया से ये विश्व में सबसे प्रसिद्ध झील है। विश्व में सबसे प्रसिद्ध झील बोले ना, गोखुर झील जो है ना, विश्व में सबसे प्रसिद्ध झील है। आइए इसी में आगे पॉइंट देख लेते हैं। और क्या था औषाधिकरण एवं सुपोषण के कारण इसके क्षेत्रफल में कमी आई है। पौधों की संख्या में वृद्धि होने से झील के जल स्तर में कमी आई है। यहाँ पर पौधों की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण झील के जल में की स्तर में कमी आ गई है ना। आगे अगला झील देख लेते हैं, सिमरी बख्तियारपुर झील। सिमरी बख्तियारपुर झील क्या है, देख लीजिए इसमें क्या है। यह झील सहरसा से 25 किलोमीटर की दूरी पर सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में स्थित है। इसका निर्माण सरदिया जमुनिया, कुमुदी तथा गोबरा आदि झीलों के मिलने से हुआ है। 3-4 झील मिला तब एक झील का निर्माण हुआ है। कौन कौन आपको, तो सरदिया, जमुनिया, कुमुदी तथा गोबरा झीलों को मिलने से एक झील का निर्माण हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, सिमरी बख्तियारपुर झील। इसकी आकृति घोड़े की नाल की तरह है। यही कारण के सवाल पूछता है कि बिहार में कौन सा झील है जो घोड़े की नाल की तरह है, तो सिमरी बख्तियार झील है। ये कोई दिक्कत यहाँ तक है। इसके दक्षिण पश्चिम में कांवर झील तथा उत्तर पश्चिम में कुशेश्वर स्थान झील स्थित है। तो कांवर झील के बगल में ही क्या है, तो सिमरी बख्तियारपुर झील है। आइए देखते हैं, जब इसके बारे में बातें कर दी है कुशेश्वर स्थान झील, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है कुशेश्वरनाथ झील। आइए, कुशेश्वर स्थान झील। यह झील दरभंगा के कुशेश्वर स्थान प्रखंड में स्थित है। इसका क्षेत्रफल शरद ऋतु में 20 वर्ग किलोमीटर एवं वर्षा ऋतु में 100 वर्ग किलोमीटर में हो जाता है। मतलब कि शरद में छोटा होता है, वर्षा में फैल जाती है ना। यह झील जैव विविधता का दुर्लभ उदाहरण होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी है। साथ ही यह मत्स्य पालन व्यापार का एक बड़ा केंद्र और प्रवासी पक्षियों का प्रवास स्थल भी है। ये आपको झील भी बहुत फेमस है। तो बिहार का झील है, बिहार के झील के बारे में देख लिए। आइए आगे देखते हैं। तो ये आपको 1-2 और झील देख लेते हैं, जैसे गोगा बिल झील है ना। इस झील को घोघा चाप या घोघा झील भी कहते हैं। गोगा बिल झील को घोघा चाप या घोघा झील भी कहते हैं। यह कटिहार जिले के मनिहारी में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 वर्ग किलोमीटर में है। इस झील को मानसूनी वर्षा के साथ साथ महानंदा नदी से भी जल प्राप्त होता है। यह झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर वर्ष हजारों की तादाद में देश विदेश से लगभग 300 प्रजाति पक्षी प्रवास करते हैं, है ना, गोगा बिल झील में। कोई दिक्कत, तो ये आपके पूरा के पूरा झील थे। चलिए बगल में एक और जगतपुर झील देख लेते हैं। यह झील
यह झील भागलपुर जिले में स्थित यह झील भागलपुर जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 400 हेक्टेयर में है, जो गर्मी के मौसम में सूख कर 50 हेक्टेयर तक रह जाती है इसका 400, लेकिन गर्मी में कितना बच जाती है तो 50 बच जाती है। स्थानीय स्थानीय समुदाय एवं सरकार की सहायता से यहाँ देसी और विदेशी प्रजातियों के पक्षियों का संरक्षण किया जा रहा है। वर्तमान में प्राकृतिक झील को पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। तो ये आपका झील हुआ करते हैं, जो झील को हम लोग अच्छे से समझ लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं नदी जोड़ो परियोजना। कुछ नदी जोड़ो परियोजना का भी देखते हैं। जैसे नदी जोड़ो परियोजनाएं क्या क्या है देख लेते हैं। जैसे पहला, नदी जोड़ो परियोजना। भारत में नदियों को आपस में जोड़ने का विचार सबसे पहले वर्ष 1848 में मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्य अभियंता सर आर्थर कॉटन ने रखा था। बताइए कब हुआ था? 1848 में। ध्यान से देखेंगे, 1848 में मद्रास के प्रेसिडेंसी मुख्य अभियंता सर आर्थर कॉटन ने रखा था। वर्ष 1960 में केंद्रीय ऊर्जा एवं सिंचाई मंत्री के एल राव ने गंगा एवं कोसी नदी को जोड़ने का प्रयास रखा, जिसके पश्चात नदी जोड़ो परियोजना पर अधिक बल दिया गया। मतलब दो नदियों को जोड़ा। जैसे मान लिया कि दो नदी है, एक नदी यहाँ है। यहाँ से पानी, इधर पानी कम सूख गया तो एक ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जो इस नदी का पानी कौन सा नदी में आएगा, क्योंकि जानते हैं कि एक नदी यहाँ पर निकला है, ठीक है, एक नदी यहाँ पर है। ये नदी से बहुत सा खेती न हो रहा है, बहुत सारे लोगों का जीवित हो रहा है, पानी मिल रहा है। तो ये नदी सूख रहा है, तो इस नदी से पानी का ऐसा जुगाड़ लगाया जाए कि पानी कहाँ चला जाए, कुछ पानी आपको इसमें आ जाए, इसमें आएगा तो लोग यहाँ से जीवित हो जाएगा, ना से तो अच्छा रहेगा, जीवित हो जाएगा। यही नदी को यही लिखा गया है नदी जोड़ो परियोजना। यही था नदी जोड़ो परियोजना। समझ में आया नदी जोड़ो परियोजना? आगे देख लीजिए। इस योजना के क्रियान्वयन से पीने के पानी की एवं बाढ़ और सूखे की समस्या का स्थानीय समाधान हो सकता है। सही बात है। जहाँ पर पानी पीने के लिए नहीं है, जहाँ पर एक जगह पूरा बाढ़ आ रहा है, एक जगह बाढ़ नहीं है, पूरा सुखाड़ है, तो दोनों का बचाव तो होगा ना। दोनों का सूखे समस्याओं से, बाढ़ और सूखे समस्याओं दोनों से निपटारा हो सकता है। जहाँ पर ज़्यादा पानी है तो वहाँ बाढ़ आ जाएगा, जहाँ पर पानी कम है सुखाड़ आ जाएगा, ज़्यादा वाला कम पर लेकर आ जाएगा, दोनों का फायदा हो जाएगा। यही था नदी जोड़ो योजना। आगे आइए। इससे नहर का विकास होगा, जिससे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई की विविधता विकसित होगी। ये आपका था। एक और ये तो अब बिहार का था। बिहार में नदी जोड़ो योजना की बात करते हैं। बिहार में नदी जोड़ो योजना के बारे में बात करते हैं। क्या है बिहार में नदी जोड़ो योजना? बिहार राज्य में जल संसाधनों का विस्तार असमान है, जिससे प्राय राज्य की उत्तरी क्षेत्र बाढ़ग्रस्त और दक्षिणी क्षेत्र सुखाड़ग्रस्त रहते हैं। दक्षिण बिहार के क्षेत्र में सूखे के समाधान और उत्तरी बिहार में बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए ये विचार किया गया कि बिहार जोड़ो नदी का उपयोग किया जाए। नदियों को आपस में जोड़ने का योजना किया गया। इसके लिए सबसे पहले राज्य में जोड़े जाने वाली नदियों का चिन्हित करना और उसके क्रियान्वयन के लिए विस्तृत योजना को तैयार करना। राज्य की प्राथमिकता राज्य के अंदर की नदियों को जोड़ने की है, जिससे दक्षिण बिहार में सिंचाई सुविधा का विकास किया जा सके। मतलब कि उत्तरी बिहार में इतने बाढ़ आ जाता है क्योंकि उत्तरी बिहार में ढलान है, साथ में हिमालय क्षेत्र है, तो वहाँ से पानी मिल जाता है, और दक्षिण बिहार में नहीं आता है, सुखाड़ मिल जाते हैं। इसको समाधान लाया गया कि ऐसा किया जाए जिससे क्या हो जाए कि दोनों तरफ फायदा हो जाए, है ना। आइए अगर पॉइंट देखते हैं क्या लिखा गया है। वर्ष 2017 से 2022 के दौरान राज्य के अंदर नदी जोड़ो कार्यक्रम कौन कौन से किया गया? तो यहाँ पर योजना दिया गया है, सिंचाई सृजन क्षमता दिया गया है और लाभान्वित जिले दिया गया है। जैसे पहला क्या दिया गया है, बिहार में बात कर रहे हैं। कोसी का पानी महानंदा बेसिन में अंतरित करने के लिए कोसी मेची लिंक नहर जोड़ा गया। कोसी मेची लिंक नहर बनाया गया। फिर समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। बिहार का सवाल है, बिहार के, कि कोसी का पानी महानंदा बेसिन में
अंतरित करने के लिए कोसी मेची लिंक नहर जोड़ा गया। ये कितना हेक्टेयर में है? 2.10 हेक्टेयर में, 2.10 हेक्टेयर में है। लाभांवित जिला, इसे जोड़ने से कौन कौन से जिला में लाभ मिल सकता है? अररिया, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, इसमें लाभ मिल सकते हैं। दूसरी क्या है? सकरी नदी एवं बक्सोती बैराज नहर परियोजना और सकरी नदी को नाटा नदी से जोड़ना। ये कितना है? 0.68 में है हेक्टेयर में। नवादा, नालंदा और शेखपुरा नदी को क्या हो सकते हैं? लाभ मिल सकते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। इसके अतिरिक्त बूढ़ी गंडक नून बाया गंगा लिंक योजना की रिपोर्ट राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार करके केंद्रीय जल आयोग को भेज दिया गया है। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने पर बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया जिलों के लाभ इतना हेक्टेयर में आपको मिल सकता है, इतना लाख हेक्टेयर में सिंचाई सृजन हो सकता है। इन क्षेत्र में प्रतिवर्ष आने वाले भयानक बाढ़ की समस्याओं से राहत मिल सकती है। मेरे अगल बगल जितना बाढ़ आते है इस क्षेत्र में, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, तो समाधान हो सकता है। तो ये थे हम लोग का नदी। यहाँ पर आप देखें तो डायरेक्ट हम लोग का यही था आज का हम लोग क्लास। तो थोड़ा सा बैक चलते हैं। चलिए, ये था आप लोग हम लोग क्या थे, तो जिसमें हम लोग बिहार देख लेंगे, बिहार की नदी हम लोग देख लिए, बिहार के हम लोग क्या देख लिए? जलप्रपात देख लिए। बिहार के हम लोग क्या देख लिए? झील देख लिए। बिहार का देख लिए जल कुंड देख लिए, जल कुंड देख लिए। इतना चैप्टर हम लोग देख लिए। साथ में एक और पॉइंट देखे, क्या देखे? कि नदी जोड़ो योजना, नदी जोड़ो योजना हम लोग देख लिए, नदी जोड़ो योजना। तो इस क्लास में इतना कुछ हम लोग देख लिए। आपसे निवेदन है कि इस क्लास को देखेंगे और जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है उसको नोट करेंगे। हालांकि जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है, बिहार का जो भी चीज़ का तैयारी करते हैं उसमें आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको अच्छे से आप लिखेंगे, लिख कर क्लास देखेंगे। तो क्लास देखने के बाद आप कमेंट करके बताएंगे कि हाँ मैंने देखा, मैंने लिखा। अब क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।